गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। आज के सेशन में देखो हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएस का जो एग्जाम था ना उसके आंसर की। अब ये आंसर के ना आपने बहुत सारे जो है ना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर देखी भी है, और जो बहुत सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने आंसर की बनाई, उसमें बहुत सारी आपको क्या देखने को मिल रही है, मिस्टेक भी है ना जो है देखने को मिली है। काफ़ी सारे जो है ना मैंने देखे, और वेल जो इस्टेब्लिश जो इंस्टीट्यूट है, यूट्यूबर्स हैं जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर भी ऑलरेडी, उन्होंने भी इतने मिस्टेक्स करी है। और इतने मतलब, और वो उनकी मिस्टेक्स का रीज़न ये है कि वो कहते हैं ना कि जिसने कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है और अब वो जो है ना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बन गए। और आजकल तो आपको पता है कि डिजिटल बोर्ड के ऊपर सब कुछ कितना आसान है पढ़ाना, कि लगाया कोई भी पीडीएफ और उसको बोल दो और हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो गया। ऊपर से जब वो ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो ये कह रहे हैं ये देखो ये हमारी क्लास में से आई है, हमने डिस्कस किया था, और आंसर के उनसे जो है ना वो बिल्कुल है जो करेक्ट बनी नहीं रही है। डायरेक्टली जो है ना ये जो हमारा जो है ना सीरीज है वो तो ए है, लेकिन ऑनलाइन आपने जितने भी प्लेटफॉर्म देखते हो ना वहाँ पे मेरे को बी सीरीज देखने को मिली थी। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बी सीरीज को ही जो है ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपना क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे बी सीरीज स्टार्ट होती है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है उनका जो पहला क्वेश्चन है उनमें जो है ना वो आंसर में ना कितनी जो है ना क्या मिस्टेक्स है। मेरे जो आंसर है ना 100% जो है ना वो करेक्ट है, 100%, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत रिसर्च के बाद में ना और बहुत सारे मिस्टेक्स देखने के बाद में मैं ये आंसर के आज लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ओके, तो अब डायरेक्टली ना शुरू करते हैं। जो हमारे जो क्वेश्चन शुरू होंगे ना वो होंगे 41 से शुरू होंगे, जहाँ से आपको देखने को मिलते हैं जो है बी सीरीज के क्वेश्चन। हमारे हिंदी में भी है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो अंटार्कटिका महाद्वीप वाला था। सब ने ही गलत कर रखा है बिना देखे। इवन मैं कह रहा हूँ कि एक बार इसको गूगल सर्च कर लेते यार, गूगल सर्च के ऊपर भी तो दे रखा है ये सही से। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में देखो क्या बता रखा है इन्होंने अंटार्कटिका कॉन्टेक्ट के बारे में। पहला जो है ना वो ऑप्शन है अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में इसकी सबसे अधिक औसत ऊंचाई है, बिल्कुल सही है। और बाकी सब लोगों ने इसको क्या कर रखा है, इनकरेक्ट कर रखा है। और क्या कह रखा है कि सबसे जो हाईएस्ट जो ऊंचाई है ना वो किसकी, एवरेस्ट की। और एवरेस्ट कहाँ पे है, एशिया में। और बाकी सारी K2 जैसे जो है ना और भी जो पिक्स है ना वो भी कहाँ पे है, एशिया में। तो सबसे जो है ना ज़्यादा अंटार्कटिका की हो ही नहीं सकती। जबकि मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या पूछा है जो है ना वो एवरेज पूछा है। एवरेज कैसे, ऐसे समझ लो कि यहाँ पे दो है, एक तो मान लीजिए मैंने एवरेस्ट मान ली, ठीक, और उसकी हाइट भी कितनी है 100 मान लेते हैं एक बार अपन। उसके बाद में K2 मान लेते हैं, उसकी हाइट ही वैसे मान लो कि जो अपन 80 मान लेते हैं। ये दोनों की ज़्यादा है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे जो है ना सभी जो है ना ऐसी जो है वो है जिनकी 95, 82 इस तरह से है। तो एवरेज हाइट जो है ना वो किसकी ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल है ना जो है किसके, अंटार्कटिका के। बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको चैलेंज भी कर सकते हो आराम से, ठीक। दूसरा जो है ना माउंट विंसन, ये सबको पता है, ये सब ने बताया भी है, तो ये सब सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब ने जो है ना इसका करेक्ट क्या कराया है, इसका बी कराया है और इसको इनकरेक्ट बनाया। जबकि मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही है। अगर आप इसको गूगल सर्च भी करोगे तो सबसे पहले यही ऑप्शन आएगा, ठीक। उसके बाद में है कि कौन सा जैवमंडल है जो कहाँ पे, जो 3 स्टेट्स में है, जो कहाँ पे है 3 स्टेट्स में है। तो 3 स्टेट्स में कौन सा, नीलगिरी। ये सभी ने सही कराया है, इसमें कुछ खास बात है नहीं। उसके बाद में आ जाता है 43, ठीक है। 43 आपको बताना कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसमें ना जो है ना इनकरेक्ट कौन सा, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा मिसमैच है, इसमें जो है ना रामनगर जो है ना वो क्या है, मिसमैच है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक। नीलगिरी, नीलगिरी जो है ना आपको पता है ये 3 में है, एक तो केरला में है, उसके बाद में कर्नाटका में है, और उसके बाद में तमिलनाडु में है। क्योंकि नीलगिरी जो है ना, नीलगिरी हिल्स भी तीनों में फैली हुई है। उसके बाद में आ जाते हैं 44 लक्षद्वीप के बारे में, है ना। लक्षद्वीप के बारे में तो पता ही है भाई, हाईलाइट खूब हुआ था, मोदी जी ने एक फोटो डाल दी थी, उसी से काफ़ी कुछ हो गया था। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादक सबसे अधिक है, ये बात बिल्कुल सही है। और गिरिनेट तेल मात्रा में विश्व में सबसे अधिक है, ये बात भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड है, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं रोधिका बैरियर। अब ये क्वेश्चन भी ना वो क्वेश्चन है जिसके बारे में आधे लोग हाँ कर रहे हैं, आधे लोग ना कर रहे हैं। कभी किसी ने कुछ बताया, कभी किसी ने कुछ बताया है, ठीक है। ओके, अब पहले तो ये बताना चाहिए कि लेगून क्या होते हैं, बैरियर क्या होते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि जो लोग यूपीएससी का रियल में ना जो है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम के ना जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग रहेंगे अपडेट। उन लोगों ने हिस्ट्री भी पढ़ी है, उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बेचारे, करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो ऐसे करके 20 सब्जेक्ट पढ़ता है एक एस्पिरेंट। और ये जो आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उठाया कुछ भी और लगा दिया, और बस ये लो शुरू हो गए। पहला स्टेटमेंट है ना जो है क्या है, ये रेत के द्वीपों की छोटी श्रृंखला होते हैं। बिल्कुल सही कि रेत के द्वीपों की छोटी श्रृंखला होते हैं जो तट से दूर अपतटीय क्षेत्र में बनते हैं। तो ये तट से दूर नहीं बनते, ये बस अपने को ध्यान में रखना है कि तट से दूर नहीं बनते, तट के पास से बनते हैं। तो ये जो है ना इनकरेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक। लेगून या उथले कच्छ रोधिका बैरियर द्वीपों के मुख्य भूमि से पृथक करते हैं, मुख्य भूमि से ये पृथक कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये जो है ना ये मेनलैंड है, ऐसे समझ लो, और ये इसके अंदर एंटर हो जाता है पानी। ये जो पानी कहलाता है ना वही लेगून कहलाता है एक तरह से। तो ये मेनलैंड में क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है, तो इसके अलग कर देता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे स्थान बस्तियों के लिए खतरनाक होते हैं क्योंकि झंझावत और हरिकेन द्वारा आसानी से बह जाते हैं। अब ये जो स्थान होगा, जैसे मान लो कि ये ना ये लैंड पार्ट है
और ये इस तरह से एक लेगून बन गया, इस तरह से आप कह सकते हो ना, पानी इसमें एंटर हो जाना, ये लेगून। अब जब भी तूफान आएगा तो बताओ इसको इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अब ये तभी तो कर सकता है जब इसके बिल्कुल है ना कोस्ट के ऊपर पास में हो। अगर ये कोस्ट से इतनी दूर हुआ तो क्या बताओ इफेक्ट कर पाएगा? नहीं इफेक्ट कर पाएगा। तो पहला जो है ना इनकरेक्ट है, बाकी के दोनों सही है। बिल्कुल आप इसको किसी भी तरीके से चैलेंज कर सकते हो, दोनों सही है मतलब सही ही है, ठीक। और ये हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। उसके बाद में कुछ बादलों के प्रकार बताए गए हैं और इसमें से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, हिम के क्रिस्टल के ऊंचे पतले फूले हुए सफेद मेघ जो लहरों की तरह दिखते हैं। तो सबसे जो हाइट वाले होते हैं ना वो आपको पता है कि लहरों की तरह ही दिखते हैं। और इसमें खास बात है कि शाम के टाइम पे जो ना ये क्या हो जाते हैं, ये चेंज भी हो जाते हैं, इनका कलर भी वगैरह भी जो ना चेंज हो जाता है। और ये सबसे ऊंचे हाइट पे हैं, तो 20,000 से लेकर 40,000 फीट के बीच में ही दिखाई देते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनके प्रकार में ना मैकेरेल आकाश कहा जाता है, इनका कलर चेंज हो जाता है शाम के टाइम पे ना, ये मैंने पहले बताया। और इसलिए से मछली की जो स्लग की तरह दिखते हैं, बिल्कुल ये लहरों की तरह दिखते हैं। दिन में तो कैसे दिखते हैं ये? लहरों की तरह। लहरें कैसी दिखती है अपने को? वाइट। तो दिन में तो ये क्या दिखते हैं? वाइट। उसके बाद में क्या हो जाते हैं, थोड़े से ना ब्राउन टाइप हो जाते हैं, यानी ब्लैक भी दिखते हैं और अपने को व्हाइट भी दिखते हैं। और आपने देखा कई सारी जो फिश है ना, जो है ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की जो फिश होती है, ग्रे कलर की सी, तो उसके क्या मछली के जो ना कांटे के समान दिखते हैं बिल्कुल। उसके बाद में ये कौन से है भाई? पक्षाब कपासी है। ये कौन से? पक्षाब कपासी। यही इसका जो ना सही आंसर है। जितने मैंने बताया ना वो मैं कह रहा हूँ कि वो अपने आप में क्या है, बिल्कुल है ना करेक्ट है। ये बिल्कुल मैंने रिसर्च करके और फिर जो ना ये आंसर्स यहाँ पे डाले हैं। ओके, उसके बाद में दे रखा है ड्रेनेज सिस्टम वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये धाराओं, उनकी सहायक धाराओं के सबसे, अब ज्यादातर है ना जो है ज्यादा लंबी लंबी डिस्कशन नहीं करके अपन डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि आंसर के बिल्कुल है ना मैंने रिसर्च करके डाले। आंसर क्या हो जाएगा 47 का? ध्रुमाकृतिक, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ध्रुमाकृतिक, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद में गेटवे सिटी का नाम दे रखा है, गेटवे सिटी। गेटवे सिटी वो होता है जैसे कि हमारा जो है ना इस टाइम पे क्या है भाई, मुंबई है, तो वो क्या है, गेटवे सिटी एक तरह से जो कोस्ट के ऊपर हो, इस तरह से कोस्ट के ऊपर हो, दूसरे देश से। ऐसा शहर जिसकी भौतिक स्थिति एक देश से दूसरे शहर के क्षेत्र के बीच में संपर्क लिंक बनाती है, बिल्कुल सही बात है। गेटवे सिटी बहुत बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं क्योंकि ये किसी विशेष देश का क्षेत्र में प्रवेश, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें यूरोपियन की, तो यूरोपियन भी तो इधर से आए थे, ठीक है, हाँ जी। अधिकांश गेटवे सिटी पतन होते हैं, तो यहाँ पे जो गेटवे सिटी होगा ना उसके पास में क्या होगा, पोर्ट भी जरूर से होगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा जो है ना वो तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ना वो सही है। उसके बाद में आ जाते हैं 49 के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो ना आपने कई जगह देखा होगा, ये भी है ना वो क्वेश्चन है जिसके आंसर कभी कौन क्या बता रहा है, कभी कौन क्या बता रहा है, ठीक है, हाँ जी। इसमें भी क्या है, कभी कौन, और ये भी बहुत। वरदेवश्वर मंदिर के बारे में पूछा है जो कहाँ पे, तंजावुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लोगों ने इसको यक्षकाली दे रखा है, कुछ लोगों ने इसको ना योग दक्षिणा मूर्ति के रूप में शिव की जो है ना मूर्ति दे रखा है, बिल्कुल यही इसकी सही है, ठीक है। शिव वाला ही जो है ना इसका क्या आंसर है कि योग दक्षिणा मूर्ति में जो है ना शिव के रूप में, यही जो है ना वो क्या है, सही है, ठीक, ओके। उसके बाद में देखा है ब्रिटिश भारत में रेलवे के लिंक के ना आरंभिक विकास के रूप में। तो रेलवे के लिए निजी वित्तीय निवेशकों को ना भारत के ब्रिटिश सरकार ने निःशुल्क जमीनें मिलेगी, बिल्कुल सही था। उस टाइम पे ना रेलवे के लिए इनको बुलाया गया था, इन्वेस्टर्स को। उसके बाद में निवेशकों को पूंजी पर सरकार ने 5% लाभ देने की जो ना हाँ भरी थी कि भाई लाभ हो या हानि हो, हम क्या देंगे आपको, 5% लाभ देंगे। रेलवे का सरकार के साथ में संयुक्त रूप से प्रबंध किया जाएगा, तो सरकार का कोई रोल नहीं था भाई, सिर्फ किसका रोल था, जो है निजी लोगों का ही रोल था। 1 और 2 जो है ना वो करेक्ट हो जाएंगे। आपसे पूछे कितने कथन सही है, 2 कथन सही है। ये बाद में ऐड हुआ था, ये ध्यान रखना कि बाद में ये ऐड हुआ था, शुरू में ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं। दोनों ही जो है ना वो क्या है, सही है। उसके बाद में तीसरा कोई कथन इसमें स्टेटमेंट में सही नहीं है। विऔद्योगिकरण, डिसइन्वेस्टमेंट जो है, डिसेंट्रलाइजेशन जो है, उसका जो है ना क्या फर्क पड़ता है भाई, किससे इफेक्ट पड़ता है, सूती वस्त्र के ऊपर। भारत में क्या था, सूती वस्त्र उद्योग था, जो भारत का जो है ना खत्म हो गया था इस वजह से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ना वो चलते हैं अपन 52 क्वेश्चन के ऊपर, है ना। इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो फर्स्ट फेज था ना उसके बारे में। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और अन्य लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया था, बिल्कुल सही बात है, इनके द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और उनके समय ने कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की योजना बनाई थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में दे रखा है एओ होम, है ना, एओ होम। तो एओ होम ने गरीब और सीमांत भारतीयों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त संगठनों को प्रतिद्वंदी के रूप में ना अखिल भारतीय निकाय के बनाने का निर्णय लिया था। ये स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है ना। ऐसा नहीं है कि भाई सीमांत और गरीब लोगों के लिए बनाया गया था। कितने स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 2 जो ना स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, बाकी 2 बाकी के एक स्टेटमेंट अलग है। इसके बाद में देखा ज्वाइंट मीटरवेव रेडियो, ठीक है, ज्वाइंट मीटरवेव रेडियोस्कोप। राइट आंसर क्या है भाई इसका, मल्टीपर पैराबोलिक
एंटीना। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंटीना होते हैं, तो ये क्या है भाई, मल्टीपल पैराबोलिक एंटीना जो है ना वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं 54 के ऊपर, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था 54, कुछ खास नहीं है। पहला इसमें दे रखा है कि भाई वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा बना था, तो एक्सियोम जो है ना इसमें क्या बना है, वाणिज्यिक स्टेशन बना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत 55 था, ईजी सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, सिल्वर। कौन सा नहीं है इसमें, सिल्वर जो है ना वो जो है लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ये जो है ना वो एक तरह से आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो, कि जब मैं ऑफिस में जल्दी में था तो मेरे पास में निश्चित मात्रा में चावल था जो अभी अभी पकाकर कटोरे में रखे थे, यानी कि गर्म थे। इसे जल्दी से ठंडा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सबसे बढ़िया है, कि जल्दी से ठंडा करने के लिए क्या करें, तो जल्दी से ठंडा करने के लिए आप क्या करोगे, इसको जो है ना जल से भरे कटोरे में डाल देंगे और सीलिंग फैन चला दो, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, जल्दी ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमारे पास में 57, मार्केट साझेदारी। ठीक है, मार्केट साझेदारी। अब कई लोगों को ना मार्केट साझेदारी जो है ना, जो कौन सा याद आ रहा है, एक वो याद आ रहा है जो है ना मार्केट जो है ना मोरक्को में जो है ना वो क्या हुआ था, एक जो है ना समिट होती है, और वो समिट जो है ना वो किससे रिलेटेड थी, वो समिट तो जो ना वो WTO से रिलेटेड थी, WTO और IMF से रिलेटेड थी। कई लोगों को वो लगा तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर दिया, जबकि ये कौन सी थी भाई, ये जलवायु से संबंधित ही थी। वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर सरकारी साझेदारी है, बिल्कुल सही है। वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए न केवल अंतर सरकारी साझेदारी है, बल्कि सरकार और नगर व्यापार और निवेश को जैसे प्रणालियों के मध्य सहयोग भी है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा स्टेटमेंट है साझेदारी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा टारगेट है 2030, इसी के कार्यसूची का मार्गदर्शित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ना वो क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 58 जो है ना वो, इसमें भी एक जगह जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूजन लगेगा आपको, इसका भी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है और UPSC यही आंसर मानेगी इसका। भारत में कोई व्यक्ति अंतरधार्मिक विवाह करता है तो उस व्यक्ति को विशेष विवाह का अधिनियम जो है ना वो संरक्षण प्रदान करता है। अब देखो हमारे पास में एक तो है हिंदू मैरिज एक्ट है ना, शॉर्ट में बता देता हूँ। एक जो है ना जो है क्या है हमारे पास में, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। जो मुस्लिम शादी करते हैं उनके ऊपर ये काम करेगा और जो हिंदू शादी करते हैं उसके ऊपर ये। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक शादी हो गई तो इनमें से दोनों ही काम नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा भाई, विशेष विवाह अधिनियम संरक्षण है ना, ये जो ना वो क्या हो जाएगा भाई, ये एक्टिव हो जाएगा उनके लिए। अपनी पसंद की शादी, किसी व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है आर्टिकल 21 में, बिल्कुल सही है कि जीवन कैसा होना चाहिए। हमने जो है ना इसको एक्सप्लेन किया है भाई, जो मेनका गांधी था उसमें क्या ना, मेनका गांधी केस में क्या किया गया था, जीवन के अधिकार को एक्सप्लेन किया गया था और कहा गया था कि जीवन जो है ना कैसा होना चाहिए, गरिमापूर्ण। कैसा जीवन होना चाहिए, गरिमापूर्ण। अगर पसंद की शादी नहीं तो जीवन क्या है भाई, गरिमापूर्ण नहीं है। इसलिए क्या दे रखा है, बिल्कुल मूल अधिकार दे रखा है। और UPSC ने 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, तब से ये क्वेश्चन फेमस भी है। उसके बाद ये मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ये भी बिल्कुल सही है। सहमति से विवाह करना, तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ना वो क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 59। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट से संबंधित है ये। इस न्यायालय में सदस्य होते हैं जिनमें से 2 सदस्य एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। बस ये बात इसमें है ना काम की है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ये सही भी है क्योंकि ऐसा नहीं होता, सभी जो है ना वो जो है इसमें पार्ट बनाए गए हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है ना एक जो है ना जगह से सीटें दी गई हैं, तो एक देश के 2 नागरिक इसमें नहीं हो सकते हैं। ठीक, महासभा और सुरक्षा परिषद एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर इस न्यायालय के सदस्यों का चुनाव करते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें, सही है। उसके बाद में भूनिधि विष्टा। ठीक है, भूनिधि विष्टा देखो क्या है, डेटा विजुलाइजेशन है, जिससे क्या हो कि आप ना कितना भी जूम कर लो, सिंपल सा मैं कहूँ कि अब मोजेक डाटा दृष्टिकरण का सामर्थ्य उपलब्ध कराता है, कितना भी आप जूम कर लो पिक्सल्स जो है ना वो फटते नहीं है ना, ये बात है, तो ये सही है। अब देखो इसमें ना कहाँ पे ना गलती की है लोगों ने, क्या गलती जो आंसर के में लोग क्या गलती बता रहे हैं। इस रिसोर्स से 2A सेंटिनल 1 और 2 उपग्रहों के लिए ना सक्षम किया गया है। इसने कहा कि ये ना इसको अपनी रिसोर्स सेट है ना ये भेजा है और इससे ये काम करता है। अब जिसमें जो ना क्या करते हैं कि 44 है ना सैटेलाइट लगाए गए, तो कईयों को लग रहा है सर यहाँ पे तो 1 और 2 है। मैं कह रहा हूँ कि तो टाइप है, बाकी सैटेलाइट तो कितने हैं इसमें, 44 ही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C। 60 जो है ना वो हमारा क्वेश्चन हो चुका। इसके बाद में आते हैं हम 61 के ऊपर। ठीक है, 61 जो है ना वो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, जो G20 के बारे में पूछना ही था। G20 भारत में समिट हुई थी तो पूछना ही था। हरित विकास सही टारगेट है। SDG के ऊपर प्रगति में तीव्रता लाना, ये भी सही बात है। महिला नेतृत्वाधीन विकास करना, ये सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ये हो जाएगा। डेंगू वाला सभी जानते हो, फ्लेवीराइबो वायरस है, इसको तो ना राइट आंसर फ्लेवीराइबो वायरस होगा। उसके बाद में रक्त में थक्का बना, रक्त में थक्का बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है भाई, प्लेटलेट्स। कौन होता है, प्लेटलेट्स। राइट आंसर क्या हो जाए 63 का, प्लेटलेट्स। ज़्यादा डिस्कस करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आ जाते हैं 64 क्वेश्चन के ऊपर। पल्स में क्या होता है भाई, पल्स में महाधमनी और मुख्य धमनी, इनकी हम क्या सुनते हैं भाई, इन्हीं को सुनते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा C।
जब अंडे को गर्म किया जाता है सबको पता है क्या होता है भाई, प्रोटीन होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन। तो जो स्मेल आती है वो किसके वजह से आती है, प्रोटीन वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी। अब देखो इसमें भी है ना जो है थोड़ा सा जो है ना वो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, कई लोगों ने क्या आंसर कर रखा है, कई लोगों ने क्या आंसर कर रखा है, ठीक है। जीडीपी अपस्फीति डिफलेटर जो है वो पन्नों के अपरिवर्तनशील समय जो बास्केट होती है उसकी औसत कीमत को प्राप्त करता है जिससे देश की जीडीपी बनती है, बिल्कुल सही बात है। जीडीपी में अपस्थिति का उपयोग अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीडीपी को मापने के लिए किया जा सकता है, न कि मुद्रास्फीति की दर को। ये जीडीपी को मापने के तो लिए काम किया जा सकता है, लेकिन महंगाई को नहीं। महंगाई को क्यों नहीं, क्योंकि सर इसमें एक बास्केट बना रखी है हमने, क्या बना रखी है, इसमें एक बास्केट बना रखी है। अब इस बास्केट में मान लो कि ना कई सारी वस्तुएं जिसमें अपने पूरी नहीं ऐड करके 100 ऐड कर रखी है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, 100 ऐड कर रखी है, ठीक। अब ये जो 100 की प्राइस है मान लो कि जो है 90 की प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है और 10 की प्राइस बढ़ गई, जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, तो ये बास्केट का तो क्या हो जाएगा, बास्केट की प्राइस तो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि इससे जीडीपी तो बता रहा है कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन मुद्रास्फीति दर को मापने के लिए सही नहीं है ना। क्यों नहीं सही है, क्योंकि सर 90 जो वस्तुएं हैं उनकी तो प्राइस ही नहीं बढ़ी है, सिर्फ 10 की बढ़ी है। अब 10 की बढ़ गई तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पूरी बास्केट की प्राइस बढ़ गई, है ना। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई, सही स्टेटमेंट है, सी जो है ना वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 67। इसमें पूछा कीमत सूचकांक पन्नों में अस्तर समय बास्केट की औसत कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में यदि कीमत सूचकांक का मान निरंतर 3 वर्षों में क्रम से 100, 110 और 121 रहता है तो दूसरे और तीसरे वर्ष में मुद्रास्फीति की दर क्रम से 10% और 21% होती है। 10% इसने सही कहा है कि यहाँ पे तो जना देखो पहले क्या थी, पहले कीमत थी 100, उसके बाद में अगले साल क्या हो गई 110, कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा सर। उसके बाद मैंने कहा कि ये पहले जो है ना वो क्या थी, कीमत थी जो है ना वो कितनी 110 और अब कितनी हो गई 121, वापस जो है ना कितना बढ़ेगा भाई 11% जो है ना वो 10% है ना यहाँ पे बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है 10%, ना कि 21% बढ़ा है। हमें डिफरेंस देखने को तो कितना मिल रहा है 21 मिल रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे भाई, सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जाते हैं 68 में। भारत की अधिकांश आरक्षित निधि विदेशी मुद्रा के रूप में ही धारित होती है, बिल्कुल सही है। हमारे पास में या तो क्या होता है विदेशी मुद्रा में डॉलर होता है या फिर हमारे पास में क्या है गोल्ड होता है। ओके नेक्स्ट जो है ना स्टेटमेंट, अब ये देखो काम का स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी कई सारे लोगों ने गलत बताया, कई ने सही बताया। किसी राष्ट्र के द्वारा आरक्षित निधि के रूप में विदेशी मुद्रा धारित करने की कोई लागत नहीं होती है, कोई लागत नहीं होती। अब ऐसा लग रहा है कि कोई लागत तो थोड़ी होती है कि हमने मान लो कि विदेशी मुद्रा में डॉलर रख रखे तो डॉलर रखने का थोड़ी चार्ज होता होगा ये सही है, डॉलर रखने का कोई चार्ज नहीं होता। पर आप सोचो हमने विदेशी मुद्रा में $100 रख रखे हैं और इन $100 की अभी कीमत भी क्या चल रही थी, 100 रुपये ही चल रही थी। अब उसके बाद में जो है ना क्या हो जाते हैं 90 रुपये हो जाते हैं। अब बताओ ये जो अपने पास में रखा उसकी लागत क्या चुकानी पड़ी अपने को, सर 10 रुपये चुकानी पड़ गई, तो हो गई ना लागत। तो ये क्या हो गई, कोई लागत नहीं होती क्या, बिल्कुल सर लागत होती है, यही तो लागत हो गई, ठीक है। तो अप एंड डाउन आएंगे तो क्या हो जाएंगे सर, डाउन जाते ये हमें लागत चुकानी पड़ेगी, तो ये क्या है, ये रिस्क है बिल्कुल इसमें। उसके बाद में 69 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाजार तंत्र की किसी वस्तु का अधिक उत्पादन करता है जो सकारात्मक बाह्यता को उत्पन्न करता है। सकारात्मक बाह्यता का मतलब यह है जैसे मान लो कि ना आपने एक दवाई बनाई है, ठीक है, और इस दवाई से क्या हो रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो इस दवाई का ना क्या फ़र्क पड़ रहा है, सकारात्मक। समाज के ऊपर कैसा फ़र्क पड़ रहा है, सकारात्मक फ़र्क पड़ रहा है। उसी हिसाब से ना कि लोग क्या बनाते हैं, शराब, सीधा सा ले लो आप, तो बढ़िया एग्जाम्पल है, शराब खूब बन रही है और ये बिक भी खूब रही है, बिक भी रही है ना, लेकिन क्या समाज के ऊपर सकारात्मक फ़र्क है क्या, नहीं सर, सकारात्मक इसका प्रभाव नहीं है, ये तो नकारात्मक है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बाजार तंत्र में तो शराब ही बिक रही है लेकिन इसका इफेक्ट जो है ना वो पॉजिटिव थोड़ी है, तो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सामाजिक इष्ट प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रदूषण परमिटों को उच्चतम सीमा और लेन देन कैप एंड ट्रेड का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी जो है ना वो तो करेक्ट हो जाएगा और जो है ना ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक ही पूछा इनकरेक्ट, तो एक ना ये इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं 70 के ऊपर। 70 क्वेश्चन, इसने कहा है कि भारत का जो संविधान के 115वें संविधान संशोधन विधेयक आना चाहिए, वैसे ही है ना, जो क्या हो जाएगा, ये विधेयक है। अभी तक तो 105 ही हुए हैं अमेंडमेंट, तो ये क्या है, बिल है भाई। उपयोग के लिए एल्कोहल और 5 पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया था, बिल्कुल सही था। सबसे पहले जब जीएसटी आया था तो उसमें क्या कहा था कि एल्कोहल और ना पेट्रोलियम जो है ना वो क्या रहेगा, जीएसटी से बाहर रहेगा। उसके बाद में 2014 में जो है ना 122वां संशोधन विधेयक आता है, तो उसमें से क्या किया जाता है, उसमें से जो है ना एल्कोहल को ही जो है ना वो क्या रखा जाता है, जो है ना जीएसटी से बाहर रखा गया है। केवल किसको रखा गया है, मानवीय उपयोग के लिए एल्कोहल को, ठीक। उसके बाद में रखा है कि मूल्यवान वस्तुओं पर जीएसटी के अंतर्गत 1% की दर से कर लगाया जाता है, नहीं 1% नहीं है, ये क्या है, ये जहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इनकरेक्ट क्या है, सी, हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, सी, ठीक है।
ओके, अब जो इसके बाद में के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ना वो क्या है, वो 100% सही है और वो हमने बिल्कुल ना गूगल करके रिसर्च करके बुक्स में देख के और फिर उसके बाद में आपको आंसर प्रोवाइड कराएं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।